बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने स्टमक तक डिस्कस कर दिया था कि स्टमक के कौन से पार्ट्स होते हैं, इसका साइज़ और शेप कितना है और इसकी लोकेशन बॉडी में कितनी है। तो साइज़ मैंने आपको बता दिया था कि इसका जो वॉल्यूम है, अगर इसमें कोई फूड ना हो तो ये 50 मिलीलीटर तक सुकड़ सकता है, और अगर इसमें फूड हो तो 1 लीटर तक जा सकता है। ये अपर लिफ्ट क्वाड्रेंट ऑफ द स्टमक में, ऑफ द एब्डामेन में मौजूद होता है। इसके 3 पार्ट्स हैं, फंडस, बॉडी और पाइलोरस। जो फंडस है ये अपर मोस्ट है, बॉडी मिडल वन है, और पाइलोरस जो है द लोअर वन है। पाइलोरस के नीचे जो अटैच्ड एरिया है पाइलोरस ही के साथ, वो पाइलोरिक कैनाल है। पाइलोरिक कैनाल का जो लास्ट हिस्सा है वो पाइलोरिक स्फिंक्टर है। पाइलोरिक स्फिंक्टर opens into the small intestine or duodenum. It is a part of the small intestine. ये जो स्टमक है इसके दो कर्वेचर्स हैं। जो अंदर की तरफ कर्वेचर है छोटा, उसे हम लेसर कर्वेचर बोलते हैं, और जो बाहर की तरफ कर्वेचर है उसे हम ग्रेटर कर्वेचर बोलते हैं। तो स्टमक के जो है ना, इसके अंदर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होते हैं। ठीक है, उसके जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं इसके अंदर म्यूकस सेल्स होते हैं, पेराइटल सेल्स होते हैं और चीफ सेल्स होते हैं। ठीक है, जो म्यूकोजा है स्टमक का, इसके अंदर स्टड्स होते हैं। वो जो स्टड्स होते हैं इसको हम कहते हैं गैस्ट्रिक पिट्स। ठीक है, वो जो गैस्ट्रिक पिट्स हैं, दीज आर द ओपनिंग ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। ये अभी आपको मैं आपको मैग्नीफाई करा के देता हूँ। ये अगर हम स्टमक को माइक्रोस्कोप के अंदर देख लें तो हमें 4 लेयर नज़र आएंगे। एक है म्यूकोजा, एक है सब म्यूकोजा, और एक है मस्कुलर लेयर, और एक है सीरोजा। ठीक है, वो जो म्यूकोजा है इसको अगर हम मैग्नीफाई कर लें, ये स्टमक है। ठीक है, इस क्यूब को अगर हम मैग्नीफाई कर दें तो हमें ये 4 लेयर नज़र आएंगे, ये वाले म्यूकोजा और सब म्यूकोजा, मस्कुलरिस और सीरोजा। ठीक है, अब अगर हम इस लेयर को मैग्नीफाई कर दें, ये जो हमें क्यूब नज़र आ रहा है, तो इसके अंदर हमें मुख्तलिफ तरह के सेल्स मिलते हैं। ठीक है, ये जो ब्लू आपको नज़र आ रहे हैं ये है म्यूकस सेल्स, और जो आपको ऑरेंज नज़र आ रहे हैं ये वाले ऑरेंज, ये है पेराइटल सेल्स। ठीक है, ये जो म्यूकस सेल्स हैं और पेराइटल सेल्स हैं, दे आर पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैं ये जो है ना खुलते हैं गैस्ट्रिक पेट्स में। ठीक है, गैस्ट्रिक पेट्स में, इसमें गैस्ट्रिक जूस कलेक्ट होता है, बनता है, और स्टमक के अंदर रिलीज होता है। ठीक है, इसको अगर हम माइक्रोस्कोप में देखें ओरिजिनली, अगर हम इसका स्लाइड बना लें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के, तो वो माइक्रोस्कोप में हमें इस तरह नज़र आएंगे। ठीक है, और अगर हम उसका ड्राइंग ड्रा करें, ये हमें माइक्रोस्कोप में इस तरह नज़र आते हैं। ठीक है, और अगर हम उसका ड्राइंग ड्रा करें तो एक्चुअली दे आर लुकिंग लाइक दिस। ठीक है, म्यूकस सेल्स, गैस्ट्रिक ग्लैंड्स और पेराइटल सेल्स। ठीक है, दे आर पार्ट्स ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन एरिया। ठीक है, इसके नीचे है सब म्यूकोजा। सब म्यूकोजा में ब्लड वेसल्स हैं। उसके नीचे है मस्कुलर लेयर। मस्कुलर लेयर में हमारे पास जो है ना गैस्ट्रिक मसल्स हैं। स्टमक जिन मसल से बना है वो है, और स्टमक के जो इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन है बाहर की तरफ जिसने स्टमक को लिपटा हुआ है, वो है सीरोजा। तो दीज आर द बेसिक कंपोनेंट्स ऑफ द वॉल ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड्स या सिक्रीशन। तो हमारे जो गैस्ट्रिक सिक्रीशंस हैं उसमें मौजूद होता है पेप्सिनोजिन, पेप्सिन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, म्यूकस और इंट्रिंसिक फैक्टर। ठीक है, ये 5 चीज़ों जो है ना, ये हमारे स्टमक के अंदर रिलीज होती है। तो सबसे पहले है पेप्सिनोजिन। ये जो पेप्सिनोजिन है ये सिक्रेट होता है चीफ सेल्स और चीफ सेल से। ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड का जो एरिया है चीफ सेल, उसको हम कहते हैं चीफ सेल सिक्रेट करता है पेप्सिनोजिन। ये एक इनएक्टिव फॉर्म में होता है, पेप्सिन का ये इनएक्टिव फॉर्म है। उसके बाद पेप्सिनोजिन से बनता है पेप्सिन। तो जो पेप्सिन है दिस इज फॉर्म फ्रॉम पेप्सिनोजिन इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
जब हमारे स्टमक के अंदर पिप्सिनोजेन रिलीज होता है तो ये इनएक्टिव फॉर्म में होता है। एक्टिवेट होने के लिए इसको पिप्सिन में कन्वर्ट होना पड़ता है। पिप्सिनोजेन को पिप्सिन में कन्वर्ट करने के लिए हाइड्रोक्लोरिक एसिड चाहिए, ठीक है। अब जब पिप्सिन बनता है तो ये क्या काम करता है? इट इज़ ए प्रोटीन स्प्लिटिंग एंजाइम्स। ये जो है ना प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन्स का ब्रेकडाउन करता है, ठीक है। जो पॉलीपेप्टाइड चेन है इसका ब्रेकडाउन करके उसको डाई पेप्टाइड या मोनोपेप्टाइड में कन्वर्ट करता है, ठीक है। ये क्या करता है? इट डाइजेस्ट ऑल टाइप्स ऑफ प्रोटीन इनटू पॉलीपेप्टाइड्स। जो मैक्रो मॉलिक्यूल है प्रोटीन का, ये पहले एक लॉन्ग मॉलिक्यूल होता है, लॉन्ग मॉलिक्यूल से फिर शॉर्ट मॉलिक्यूल में कन्वर्ट होता है जिसको हम पॉलीपेप्टाइड बोलते हैं। वो जो पॉलीपेप्टाइड है इसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो ये डाई और ट्राईपेप्टाइड्स में कन्वर्ट होता है, और ड्राई पेप्टाइड्स और ट्राईपेप्टाइड्स है जो ना फिर वो मोनोपेप्टाइड में कन्वर्ट होता है, ठीक है। तो जो मोनोपेप्टाइड है ये दो अमीनो एसिड के दरमियान जो बॉन्ड है इसे हम कहते हैं पेप्टाइड बॉन्ड। तो जो मोनोपेप्टाइड्स हैं जब वो टूट जाते हैं, उनका बॉन्ड टूट जाता है तो हमें अमीनो एसिड्स मिलते हैं, ठीक है। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेराइटल सेल्स, जो अभी हमने डिस्कस कर दिया इससे पहले कि पेराइटल सेल्स किधर होते हैं। ये क्या करता है? इट प्रोवाइड्स द एसिडिक एनवायरनमेंट नीडेड फॉर द प्रोडक्शन एंड एक्शन ऑफ पिप्सिन। एक तो ये इसके दो काम हैं। एक तो पिप्सिन को पिप्सिन बनाता है पिप्सिनोजन से, यानी हमारे स्टमक में जो पिप्सिनोजन बन रहा है उसको पिप्सिन में कन्वर्ट करता है। और दूसरा इसका ये काम है कि ये भी फूड के ब्रेकडाउन में हेल्प देता है, ठीक है। उसके बाद हमारे स्टमक में रिलीज होता है म्यूकस। और जो म्यूकस है दिस इज रिलीज फ्रॉम द म्यूकस सेल्स। इट प्रोवाइड्स ए विस्कस अल्कलाइन प्रोटेक्टिव लेयर ऑन द स्टमक्स इनर सरफेस। वो जो म्यूकस है इसका ये काम है कि स्टमक का जो इंटरनल वॉल है उसको हाइड्रोक्लोरिक एसिड और पिप्सिन से बचाता है, ठीक है। तो अगर म्यूकस हमारे स्टमक में ना हो तो हमें गैस्ट्रिक अल्सर हो सकता है, क्योंकि ये अल्कलाइन है। इसका जो पीएच है वो अल्कलाइन है थोड़ा सा। तो ये जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन हैं जिसमें मेजरली पिप्सिनोजन और हाइड्रोक्लोरिक एसिड शामिल है, इसके एक्शन को बचाता है, स्टमक को बचाता है इसके एक्शन से, ताकि वो स्टमक को डिस्ट्रॉय या डैमेज ना कर दें, ठीक है। इसके बाद हमारे स्टमक में रिलीज होता है इंट्रिंसिक फैक्टर। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है दिस इज रिलीज्ड फ्रॉम द पेराइटल सेल्स ऑफ द गैस्ट्रिक ग्लैंड। इट इज नेसेसरी फॉर विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। तो अगर हम फूड में विटामिन B12 ले रहे हैं और अगर हमारे स्टमक में इंट्रिंसिक फैक्टर ना हो तो वो हमारा जो विटामिन B12 है वो स्मॉल इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब नहीं होगा। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है दिस इज ए केमिकल सब्सटेंस which is released from the parietal cells of the gastric gland. It helps in the absorption of the vitamin B12 from the small intestine, and the vitamin B12 is present in the food, and as well as it is produced in some quantity by the normal flora of the gastrointestinal tract. हमारा जो gastrointestinal tract है, स्पेशली जो इंटेस्टाइनल ट्रैक है, इसके अंदर कुदरती तौर पे कुछ बैक्टीरिया मौजूद होते हैं जो कि हमारे बॉडी में रहते हैं। वो भी हमें विटामिन B12 देते हैं स्मॉल अमाउंट में, और कुछ हमें बाहर के फूड से लेना पड़ता है, ठीक है। तो इसके बाद है रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन, कि हमारे बॉडी में जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन होती है स्टमक के अंदर, वो सिक्रीशन कब ज़्यादा होती है और कब कम होती है, और कब जो है पीक पे जाती है। तो इसको हम कहते हैं रेगुलेशन ऑफ द गैस्ट्रिक सिक्रीशन। यानी इसको कौन सी चीज़ें जो है ना रेगुलेट करती हैं कि गैस्ट्रिक सिक्रीशन जो है ना इसको रिलीज होना है या इसको बंद होना है। तो जो गैस्ट्रिक सिक्रीशन है कोलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। इसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी है, पिप्सिन भी है, पिप्सिनोजन भी है, और इंट्रिंसिक फैक्टर भी है, और म्यूकस भी है, ठीक है। कोलेक्टिवली दिस इज कॉल्ड गैस्ट्रिक जूस। The gastric juice is produced continuously, but the rate varies considerably and is controlled both neurally and hormonally.
तो जो हमारा गैस्ट्रिक सिक्रीशन है ये लगातार जो है सिक्रीशन हमारे स्टमक में होती है, लेकिन कभी कम और कभी ज़्यादा होती रहती है। तो इसके लिए इसमें हमारा नर्वस सिस्टम भी इन्वॉल्व है और हार्मोन्स भी इन्वॉल्व हैं, ठीक है। When a person tastes, smell, or even sees appetizing food, or when the food enters the stomach, the parasympathetic impulses on the vagus nerves stimulate the release of the neurotransmitter which is called acetylcholine या ACH। अच्छा, जब हम फूड को चखते हैं या उसका हम स्मेल महसूस करते हैं या हमें जो है ना फूड अच्छा लगे, बाहर से देखता अच्छा है, तो हमारे स्टमक को पैरासिम्पथेटिक जो नर्वस सिस्टम है उसकी जो सप्लाई होती है वो होती है वेगस नर्व के ज़रिए। हमारे स्टमक को पैरासिम्पथेटिक जो स्टिमुलेशन है वो होती है वेगस नर्व के ज़रिए। जब वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है तो हमारे स्टमक में एसिटाइल कोलिन जो है वो रिलीज़ होता है, ठीक है। जो हमारे नर्वस सिस्टम और जो स्टमक का मसल है इसके बीच में जो कनेक्शन है उसमें एसिटाइल कोलिन रिलीज़ हो जाता है। ये एक न्यूरो ट्रांसमीटर है, ठीक है। ये केमिकल एक न्यूरो ट्रांसमीटर है जो नर्व्स से जो है ना मसल्स तक जाता है। जब ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज होता है तो हमारे गैस्ट्रिक सिक्रीशंस बढ़ जाते हैं, ठीक है। अब द एसिटाइलकोलिन स्टिमुलेट्स द गैस्ट्रिक ग्लैंड टू सिक्रीट abundant gastric juice which is rich in hydrochloric acid and pepsinogen। तो जब हम फूड को देखते हैं तो हमारा जो वेगस नर्व है पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन उसमें होती है और वो जो वेगस नर्व है वो स्टमक के अंदर एसिटाइल कोलिन पहुंचा देता है। जब एसिटाइल कोलिन स्टमक पे पहुंचता है तो हमारे स्टमक में एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स होते हैं। जब वो एसिटाइल कोलिन रिसेप्टर्स पे एसिटाइल कोलिन अटैच होता है तो वो रिसेप्टर स्टिमुलेट हो जाते हैं और स्टिमुलेशन के बाद हमारा जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है वो ज़्यादा गैस्ट्रिक जूस को सिक्रीट करता है। तो उसमें पेप्सिनोजिन भी होता है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी होता है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड पेप्सिनोजिन पे एक्शन करके उसको पेप्सिन में कन्वर्ट करता है, ठीक है। इसके बाद जो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन है वेगस नर्व के ज़रिए वो एक पेप्टाइड हार्मोन को भी रिलीज़ करता है, उसका नाम है गेस्ट्रीन। इसका ये काम है कि वो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स की सिक्रीशन को मज़ीद बढ़ा देता है, ठीक है। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स को कहता है कि आपने मज़ीद गैस्ट्रिक जूस को रिलीज़ करना है। इसका एक और भी काम है कि जो गैस्ट्रीन है अगर हमारा कोई स्टमक के अंदर म्यूकोजा डैमेज हुआ है ड्यू टू द फूड या ड्यू टू द सर्टन ड्रग्स या ड्यू टू द इन्फेक्शन ऑफ द स्टमक बाय हेलिकोबैक्टर पाइलोरी बैक्टीरिया, तो वो गेस्ट्रीन क्या करता है वो जो म्यूकोजल सेल्स हैं स्टमक के अंदर उसकी सेल डिवीजन को बढ़ाता है ताकि वो जो स्टमक डैमेज हुआ है फूड से या एलर्जी से या ड्रग से या इन्फेक्शन से वो रिपेयर हो जाए। तो उसका एक ये भी काम है। अच्छा, जब द when the food moves into the small intestine, the acid triggers the sympathetic impulses that inhibit gastric juice secretion। अब अगर हमारे स्टमक के अंदर गैस्ट्रिक जूस की सिक्रीशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो जो हमारे स्टमक के अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिलीज हो जाए वो फिर क्या करता है वो फिर करता है सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन। सिंपैथेटिक स्टिमुलेशन में ये होता है कि वो एसिटाइल कोलिन के उलट काम करता है। फिर वो पैरासिम्पैथेटिक स्टिमुलेशन कम होती है और सिंपैथेटिक स्टार्ट हो जाती है, ठीक है। इसके साथ ही जो है ना गैस्ट्रिक ग्लैंड जो है ना वो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और गेस्ट्रीन और जो दूसरे गैस्ट्रिक जूसेस हैं पेप्सिनोजन या म्यूकस उसकी सिक्रीशन खुद ब खुद कम हो जाती है। ये एक ऑटोमेटिक सिस्टम है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के ज़रिए ये काम करता है, ठीक है। एट द सेम टाइम द प्रोटीन्स and the fats in the region of the small of the intestine cause the intestinal wall to release a peptide hormone called cholecystokinin। इसके साथ ही जो हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है
जब हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एक हार्मोन रिलीज करता है, ये पेप्टाइड हार्मोन है यानी प्रोटीन से बना है लेकिन है हार्मोन। वो रिलीज करता है एक दूसरे हार्मोन को जिसका नाम है कोलेसिस्टोकाइनिन। ये जो कोलेसिस्टोकाइनिन है इसका एक ये काम है कि ये स्टमक की अ, जो मोटिलिटी है वो कम करता है। ठीक है, वो कम करता है। ठीक है, क्यों कम करता है? ताकि फूड जो है ताकि जो फूड है वो स्टमक के अंदर रहे और अच्छी तरह मतलब है ब्रेक डाउन उसकी हो जाए। ठीक है, दिस हार्मोनल एक्शन डिक्रीजेस द गैस्ट्रिक मोटिलिटी एज द स्मॉल इंटेस्टाइन फिल्स विद द फूड। अब उसका ये भी काम है एक कि जब फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में पहुंचता है तो कोलेसिस्टोकाइनिन की एक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, क्योंकि स्मॉल इंटेस्टाइन में मज़ीद फूड लेने की गुंजाइश अभी है नहीं, और जो फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में स्टमक से पहुंच गया है उसने एब्ज़ॉर्ब भी होना है और डाइजेस्ट भी होना है, तो उसको एब्ज़ॉर्ब और डाइजेस्ट होने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए। तो जब कोलेसिस्टोकाइनिन की सिक्रीशन स्मॉल इंटेस्टाइन से बढ़ जाती है तो गैस्ट्रिक एम्पटीइंग या वो कम हो जाती है। ठीक है, जो स्टमक है उसकी कंट्रैक्शन कम हो जाती है ताकि फूड जो है बहुत ज़्यादा स्मॉल इंटेस्टाइन में न जाए। ठीक ठीक है, तो ये जो है उसको ऑटोमेटिकली रेगुलेट करता है। ठीक है, इसके बाद है ये उसका डायग्राम है। जो हमारा स्टमक है इसके जो स्टमक है ये impulse is conducted by the parasympathetic ganglion और nerve fiber in the vagus nerve। जो आपको येलो नज़र आ रहा है ये वेगस नर्व है, जो कि हमारे स्टमक को नर्वस सिस्टम के साथ अटैच करता है। जब कोई इम्पल्स जाता है पैरासिम्पथेटिक प्री गैंग्लियनिक नर्व फाइबर में तो हमारा वेगस नर्व स्टिमुलेट होता है। अब जो पैरासिम्पथेटिक पोस्ट गैंग्लियनिक इम्पल्सेस है वो क्या करता है, ये रिलीज करता है गैस्ट्रिक जूस के सिक्रीशन को गैस्ट्रिक ग्लैंड से। यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड जो अभी हमने इससे पहले डिस्कस कर दिए उसकी सिक्रीशन बढ़ जाती है। थर्ड स्टेज में क्या होता है कि impulses stimulate the release of gastrin into the bloodstream। जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, गैस्ट्रिक ग्लैंड इससे गैस्ट्रीन की सिक्रीशन बढ़ जाती है और गैस्ट्रीन चला जाता है ब्लड में। अब ब्लड से जब ये चला जाता है नंबर 4 स्टेज में तो गैस्ट्रीन स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ द मोर गैस्ट्रिक जूस। तो हमारे स्टमक के अंदर मजीद गैस्ट्रिक ग्लैंड रिलीज गैस्ट्रिक जूस रिलीज होता है। ठीक है, समझ आ गई है। लेकिन ये जो रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस है ये जारी रहता है एक खास हद तक। ठीक है, द सिक्रीशन ऑफ द गैस्ट्रिक जूस इज रेगुलेटेड इन पार्ट बाय द पैरासिम्पथेटिक इम्पल्सेस दैट स्टिमुलेट्स द रिलीज ऑफ द गैस्ट्रिक जूस एंड गैस्ट्रीन। अब अगर ये स्टिमुलेशन हद से ज़्यादा बढ़ जाए तो जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो इस पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम को इनहिबिट करता है, यानी एसिटाइल कोलिन की रिलीज को ब्लॉक करता है। ठीक है, तो उसे कहता है कि मज़ीद आपने स्टिमुलेट नहीं होना। या जो आदमी है उसका अगर स्टमक फुल हो जाए, ठीक है, वो खुराक जो है ना पूरा कर ले, उसका स्टमक फुल हो जाए तो गैस्ट्रिक एसिड जो है ना हाइड्रोक्लोरिक एसिड वो पैरासिम्पथेटिक स्टिमुलेशन से कहता है कि मज़ीद आपने स्टिमुलेट नहीं होना, क्योंकि जो स्टमक है वो फुल हो गया है। ठीक है, दैट इज़ इनफ फॉर टुडे।